खजाने पे बोझ डालेगा। इतना आसान नहीं है। मैंने कहा कानों को सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि नदियों को जोड़ा जाए, ना कहीं सूखा होगा, नहीं कहीं बाढ़ आएगी, आपका हर चीज बढ़िया बढ़िया दिखेगा। लेकिन सर पैसा कहां से आएगा, सवाल ये है। आपने कोई इस तरह का अनुमान लगाया कि हम कहां से पैसे लाएंगे? या तो आप किसी को टैक्स लगाएंगे? देखिए, अभी अभी सरकार ने कई नए सोशल सेक्टर प्रोग्राम में काफी बड़ी रकम कमिट की है जी। ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम 40,000 करोड़ सर, इससे 40,000 करोड़ का इससे अब ये है आपका फूड सिक्योरिटी बिल भी है जी। तो इससे आपको ऐसा कुछ लगा कि इसके कारण आपके ऊपर एकदम कुछ टैक्स का बोझ बढ़ गया या ऐसा कुछ हुआ? आप मैंने थोड़ी देर पहले आपसे निवेदन किया था, आप जब तक इस स्कीम को 5 लाख करोड़ की एक स्कीम इस तरह से सोचते रहेंगे तो आपके मन के ऊपर एक बोझ आता रहेगा। लेकिन हम इस सच्चाई से पीछे हट भी नहीं सकते। मैं 5,60,000 उस समय की 2002 में जो एस्टिमेट कॉस्ट थी, आज तो ये कई गुना बढ़ गई होगी। हमारा इन्फ्लेशन रेट कहां पहुंच गया? नहीं, आज आपको सीमेंट सर, वो बहुत ही टेक्निकल इश्यूज है, उसकी कॉस्ट तो लगातार बढ़ी होगी सर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप समझने की ये कोशिश करें कि आज भी देश भर में जितने सारे अलग अलग प्रोजेक्ट इरिगेशन, मेजर और मीडियम इरिगेशन के अंदर बन रहे हैं, उन सबका अगर आप टोटल करें तो वो इसके आसपास ही आएगा। जी। आप इनको देखिए कि कई सारे 30 अलग अलग 6-5 ईयर प्लान में जो हमने इरिगेशन प्रोजेक्ट शुरू किए थे, वो आज तक नहीं खत्म कर पाए थे। कई प्रोजेक्ट्स हैं और तकरीबन एक अनुमान के मुताबिक 6 लाख करोड़ की आवश्यकता है उन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमारे पास। तो वो प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम आगे चल रहा है। ये प्रोजेक्ट, जो कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट बनाया जाता है, और मैं इसको एक प्रोजेक्ट नहीं कह रहा, जो 30 अलग अलग प्रोजेक्ट है, इसको लिया जाता है, तो इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया होती है। पहले डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है, फिर उसकी केंद्रीय जल आयोग में पूरी तरह से छानबीन होती है, एक जनसुनवाई होती है आजकल हर एक इस तरह के प्रोजेक्ट में, और उस समय जनसुनवाई होगी, डीपीआर सामने होगा, तो सुधीरेंद्र जी को वो डीपीआर पढ़ के आपने जो भी ऑब्जेक्शन है वो सामने लाने का मौका मिलेगा। हम डीपीआर बनने से पहले ही ये सारे ऑब्जेक्शंस और मुद्दे क्यों उठा रहे हैं जब डीपीआर बना नहीं है? तो डीपीआर बनता है, उसमें पूरा फाइनेंशियल एस्टीमेट, कॉस्ट बेनिफिट रेशो, उससे बनने वाले फायदे, डिजाइन, एनवायरमेंटल इंपैक्ट, रिहेबिलिटेशन प्लान, सारी चीजें उसके अंदर होती है। इसकी बहुत बारीकी से छानबीन की जाती है। पहले केंद्रीय जल आयोग में होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो है वो अपना फॉरेस्ट सबर्जेंस कोई है क्या, R&R कैसे होगा, इन सब चीजों की छानबीन होती है। आपके बाद सुधीर शर्मा को संतुष्ट करने का आपने पूरा आगे मौका मिलेगा। नहीं, संतुष्ट करने का नहीं है। जिस चीज का अभी डीपीआर बना नहीं है और इसलिए इन्होंने वो डीपीआर पढ़ा ही नहीं है, उसको लेके ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे मैंने मान लिया कि ये इसको एक बड़ी परियोजना के तौर पे ना देख के इसे 30 योजनाओं के तौर पे हम देख लें, क्योंकि 30 लिंक की बात की गई। सही बात। टास्क फोर्स ने इसमें तमाम अपनी रिपोर्ट कही है। सही बात। लेकिन मैं सुरेश प्रभु साहब को पढ़ रहा था, उन्होंने एक जगह कहा, साहब हमारे देश में रिहेबिलिटेशन का बड़ा रिकॉर्ड खराब रहा है, और ये खुद प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि रिहेबिलिटेशन को लेकर हम कभी सीरियस नहीं हो पाए। अब हालांकि हमारे पास लैंड एक्विजिशन, रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन बिल सामने है, उस पर चर्चा होनी है, लेकिन जो लोग विस्थापित होंगे उनके लिए क्या कुछ इसमें अध्ययन किया गया है? इसका अध्ययन काफी हुआ है। दूसरी बात कि जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी अभी जो बनाई गई है वो काफी फेयर है, और इसमें एक काफी एक अंश रहता है जिसमें कि जो पर्सन्स को रिहेबिलिटेट किया जा रहा है उनके वेलफेयर के बारे में, उनके अपलिफ्टमेंट के बारे में। आप अगर रिहेबिलिटेशन पॉलिसी की ही बात कर रहे हैं तो आप जो सरदार सरोवर में जो रिहेबिलिटेशन हुआ है और हो रहा है उसके बारे में भी देखना जरूरी बनता है कि जिस तरीके से उस प्रोजेक्ट में इतना ज्यादा जो रिहेबिलिटेशन वगैरह जो हुआ, वो सारा जो है वो काफी हद तक इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। उसी के बेसिस पे तो उन्होंने जो है वो डैम को, प्रोजेक्ट्स को चलाने की अनुमति दी है। तो हमारे देश में पहली बार उसमें रमेश आपको धन्यवाद देना चाहिए, वो लैंड एक्विजिशन के साथ आपकी रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी भी लेके आए। नहीं तो अब तक तो लैंड एक्विजिशन कानून अलग था, आपका रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अलग बात थी। जी, हमेशा जो कानून की बनाने की जो प्रक्रियाएं हैं ये हमेशा आपके अनुभवों को ही इंगित करती है, क्योंकि आपकी संस्था है सर, क्योंकि आपकी संस्था के नीचे ये सब काम होना है। आज आप ये कहेंगे कि स्टेट के बीच बिल्कुल कंसेंसस है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं किसी स्टेट की कोई विरोध नहीं है, सारे स्टेट चाहते हैं कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स हो, चाहे वो एक राज्य के अंदर ही हो या बाकी राज्यों से भी जुड़ा हुआ हो। एक्चुअली जो NWDA है जी, वो आज से नहीं, NWDA बनने से पहले से 1980 में जब नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान बना था, तो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान बनाने के बाद भी सारे स्टेट्स को इकट्ठा किया गया था, उनको यह बताया गया था कि क्या है, उन्हीं के रिकमेंडेशन पे, उन्हीं के कंसेंसस पे NWDA बनाई गई। NWDA जो है एक सोसाइटी है जिसके अंदर केंद्र सरकार ही नहीं, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स का इसमें प्रतिनिधित्व है। इसकी रेगुलर सोसाइटी की मीटिंग्स होती हैं जो कि माननीय मंत्री जी हर साल AGM करते हैं, और इसमें इनका कार्यकलाप कैसे करना है, क्या नहीं करना है, वो तय होता है।
तो ये कोई भी ऐसी काम नहीं हो रहा है जिसमें कि हम जो है वो स्टेट के ऊपर कोई हम रफ शोर राइड करने जा रहे हैं जी। दूसरी बात ये है कि जो पंडित साहब के साथ आप बात कर रहे थे कि इतना सारा पैसा कहां से आएगा, सबसे पहली बात यह है कि ये ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे आज के दिन में मुझे अभी का अभी 5 लाख करोड़ का चेक चाहिए जिसकी वजह से जो है इतना बड़ा बोझ पड़ जाएगा। ऐसी कोई भी बात नहीं जी। ये पैसा ग्रेजुअल स्टेप्स में आएगा। दूसरी बात यह है कि इसमें से जो पावर वगैरह के जो पैसा है, पावर वगैरह का पैसा ऐसा होता है जो कि बेसिकली वो गवर्नमेंट को वापस मिल सकता है बाय वे ऑफ रेवेन्यू राइट एंड बाय वे ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट। तो काफी सारा जो स्टोरेज के जो डेवलपमेंट का पैसा है ये भी आपको एक दिन में नहीं मिलेगा, इसके लिए भी आपको 10, 20, 30 साल का इंतजार करना नहीं। वो जैसे जैसे पावर बनना जो है वो जल्दी शुरू होता है, राइट। इरिगेशन बनने में टाइम लगता है, तो पावर का पैसा जो है वो आपको जल्दी वापस मिलने लगता है। दूसरी बात ये आती है कि जो रिहेबिलिटेशन में जो रिहेबिलिटेशन है उसमें जो सबमर्जेंस एरिया है उनका रिहेबिलिटेशन एक अलग प्रॉब्लम है, उनके लिए आपको अलग से काम करना पड़ता है। जहां तक कमांड एरिया का सवाल है तो ज्यादातर जो बड़ी कैनालें हैं उसमें खाली लैंड एक्विजिशन रहता है, रिहेबिलिटेशन। अभी तक आपके पास कितने प्रपोजल आए हैं स्टेट गवर्नमेंट की? अगर मैं बात करूं स्टेट गवर्नमेंट्स की जो इंट्रालिंकिंग है उनके हमारे पास काफी सारे प्रपोजल आए हैं, 15-20 प्रपोजल्स आए हुए हैं जिनका कि हम अध्ययन कर रहे हैं। पर ये जो है वो क्या है कि ये कंसेप्चुअल प्रपोजल है। अभी फिर उसका हम जो है वो प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट और फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं। उस टाइम में हम देखते हैं कि क्या यह प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि वायबल है। जो प्रोजेक्ट वायबल नहीं है उसके बारे में हम बता देते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को कि भाई ये वायबल नहीं है, ये हम नहीं करेंगे। ओके। सुधीरेंद्र शर्मा साहब, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट के कुछ अंश मेरे पास है। उन्होंने कहा, उसकी एस्टिमेट कॉस्ट में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि पंडित साहब ने कहा कि हमें एक दिन में इसके आंकलन नहीं करना चाहिए, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा कि रूरल हाउस होल्ड जो है उनकी पर कैपिटा इनकम में 7.49% की बढ़ोतरी होगी 2008 में। उन्होंने ये कहा आज के इन्फ्लेशन से ज्यादा होगी। 13.2 इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर डिपेंडेंट, जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। नॉन एग्रीकल्चर डिपेंडेंट को भी इससे फायदा होगा। पर कैपिटा इनकम की 4.8% रूरल में बढ़ेगी, 9.8% अर्बन में बढ़ेगी। यानी आपकी इकोनॉमी को सीधा सीधा फायदा अगर पर कैपिटा इनकम जिनकी बढ़ रही है, खासकर एग्रीकल्चर से जो जुड़े लोग हैं जिनकी इनकम आपको मालूम है कितनी है? बिल्कुल। लेकिन इसमें थोड़ा सा फिर एक बार पीछे चलें, जो आपने पहले सवाल उठाया उसी पे चलते हैं जी। आपने कहा और यहाँ भी कहा गया कि ये पैसा एक बार में नहीं लगेगा जी। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि पैसा एक किस्तों में लगेगा, तो फायदा भी किस्तों में होगा। जो एनसीआर की रिपोर्ट ये कह रही है वो फायदा एक मुश्त कह रही है, मैं कह रहा हूं कि मुझे फायदा किस्तों में दिखाइए जी। अगर आज मुझे 10,000 करोड़ रुपए लगाए तो इसका फायदा दिखाइए। तो आप देखेंगे कि ये जो क्यूमुलेटिव जो फायदा दिखा रहे हैं ये क्यूमुलेटिव दिखा रहे हैं, ये एक फेज वाइज मैनर में नहीं दिखा रहे। पहला प्रश्न इसमें यह है। बिल्कुल। और अगर ये इसी प्रश्न को ले, दूसरा ये है कि नदी जोड़ने की बात हो रही है, नदी जिंदा है कि नहीं इसकी बात ही कोई कर नहीं रहा। बिल्कुल। नेशनल गंगा रिवर अथॉरिटी जो है वो आज यही अध्ययन कर रही है और पॉलिसी में खासतौर पर लिखा है कि मिनिमम फ्लोज, एनवायरमेंटल फ्लोज हमारी रिवर्स में है ही नहीं। मैं उस पर सवाल पे आने के बाद बड़ा सवाल है। कहां प्रश्न और कोई नदी की बात कोई नहीं। बिल्कुल। पंडित साहब, मैं इससे पहले शर्मा साहब के पास आऊं, एक प्राकृतिक सवाल जो हम सब लोग उठाते हैं जो प्रकृति प्रेमी हैं कि आप किसी नदी की प्राकृतिक धारा को अगर मोड़ेंगे उसके प्रभाव किस तरह से निकल कर आएंगे? पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि हम धारा को मोड़ ही नहीं रहे हैं जी। ये जो एक कहा जा रहा है कि हम पूरी धारा को मोड़ देंगे, आप कोई नहीं। हम तो खाली उसमें से उसमें जो साल में जितना पानी आता है उसमें से उसका कुछ हिस्सा ही हम जो है वो प्रोजेक्ट में स्टोर करेंगे। इसके सिवा बाकी का पानी तो नदी में जैसे पहले बह रहा है वैसे ही बह रहा होगा, कोई भी उसमें फर्क नहीं आना है। दूसरी बात यह है कि जो एनवायरमेंटल फ्लोज की बात है, तो एनवायरमेंटल फ्लोज जो है ये पार्ट ऑफ द डिजाइन प्रोसेस है। बिल्कुल। कितना एनवायरमेंटल फ्लो चाहिए होगा, कितना उन पे छोड़ा जा सकता है, वो देख के और वो करके ही प्रोजेक्ट बनता है। तीसरी बात यह आती है कि जो आप वाटर क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि आज हमारी नदियां पोल्यूट हो गई हैं। क्यों पोल्यूट हो गई हैं? वो इसलिए पोल्यूट हो गई हैं कि हम जो नदी में जो बहाव आ रहा है उन्हीं को हम यूज करके और वापस वहीं पर फेंक देते हैं। हम जो है पानी का यूज जो हमें करना चाहिए वो हमें इस तरीके से करना चाहिए कि जो हमने जिस तरीके से लिया, जिस क्वालिटी पे लिया, उसी क्वालिटी में हम उसको वापस करें। अगर हम वापस नहीं करते हैं तो उसके लिए प्रोजेक्ट जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि खास करके जो नदियों में जो एनवायरमेंटल फ्लोज की जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को भी ये प्रोजेक्ट जो है वो काफी हद तक सॉल्व करेगा। आज गंगा में या यमुना में इतना पोल्यूशन का जो लीन सीजन में इतने पोल्यूशन का प्रॉब्लम आता है, क्यों आता है? क्योंकि उसके हेड पे कोई स्टोरेज नहीं है, जिसकी वजह से जब
लीन सीजन में जब पानी की डिमांड बढ़ती है और नदी में पानी नहीं होता है तो कहीं और से पानी लाके पंडित साहब आपके पास, और शर्मा साहब आपको लगता है कि जिस दौर से आज हमारी कृषि निकल रही है बाहर सामने, और हमें मालूम है कि हमारा जो 60% ऐसा जो रेनफेड एरिया जिसे हम कहते हैं, और जब हम कहते हैं कि पॉपुलेशन जैसे जैसे ग्रो करेगी हमारी जो फूड ग्रेन्स की डिमांड है वो बढ़ती जाएगी, दूसरी तरफ हम फूड सिक्योरिटी की बात करें, आपको लगता है हमें इन विकल्पों की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा? जैसा पंडित साहब ने कहा, आपके पास विकल्प क्या है आगे, या आपके पास कोई ऐसा प्लान हो जिसके विकल्प में आप इसको खड़ा कर सके? देखिए, मैं पंडित जी से कंप्लीटली एग्री करता हूं कि इसका कोई विकल्प नहीं है। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे पुनर्निवास की, इवन लैंड एक्विजिशन एक्ट था और उसमें ये प्रोविजन नहीं थे, तब भी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनी अपनी पॉलिसीज बनाई थी लैंड होस्टेज के लिए कि जिनकी भी जमीन एक्वायर होगी उनको हम बदले में ये जमीन देंगे। तो इस प्रकार जो ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर है, इससे जैसे कि पैसे की भी प्रॉब्लम का आपने एक मुद्दा उठाया, उसमें भी जैसे एक तो ये लिंक से जुड़ा हुआ है, उसके बाद अगर आज मैं एक मोबाइल फोन यूज करने का पैसा दे सकता हूं, मैं पेट्रोल के लिए पैसा दे सकता हूं, तो कल मेरी खेती के लिए, मुझे इरिगेशन के लिए अगर मुझे पानी मिल रहा है, पीने के लिए मुझे अच्छा पानी मिल रहा है, नदी मेरे द्वार पे आ रही है, मेरे खेत पे आ रही है, तो उसके लिए कोई किसान या कोई व्यक्ति उसके लिए जो उसका कंट्रीब्यूशन बनता है बाय वे ऑफ रेवेन्यू, वो देने में कभी नहीं हिचकिचाएगा। तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी प्रकार की इस तरह की कोई दिक्कत आने वाली है, ना फंड से आने वाली है, ना कोई स्टेट गवर्नमेंट के ऑब्जेक्शन से आने वाली है। ये सिर्फ एक विल पावर की बात है जो कि सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी का गठन करके उसमें एक बहुत अहम पकड़ी है। सवाल आपने कहा कि विल पावर, तो सवाल अब चर्चा करेंगे कि हमारी केंद्र सरकार के पास क्या वो राजनीतिक प्रतिबद्धता है, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से कई इस तरह के बयान आए थे, खासकर उनके मंत्रालयों की ओर से, कि इस योजना पे वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे। सवाल ये भी है, और आखिरी सवाल हम चर्चा करेंगे कि इसके आगे जो हमारे मेहमान यहाँ पर बैठे हुए, खासकर नेशनल वाटर कमीशन से, जो नेशनल सेंट्रल वाटर कमीशन से आए हैं, कि इसमें आगे किस तरह से सरकार बढ़ेगी, किस तरह से आगे हमें देखने को मिलेगा। हम इसकी भी चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।